डिवीजन अपनी ब्रश अप करके रखनी है। सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस आपको +1 की जोल में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो सेल डिवीजन आनी चाहिए, मैं अज्यूम करूंगी कि आपको सेल डिवीजन आती है क्योंकि उसका रेफरेंस बार बार आएगा। तो ये ना हो कि आपने सेल डिवीजन नहीं याद कर रखी तो पता चले कि यहाँ भी पॉइंट समझ में नहीं आया। सेल डिवीजन जोलॉजी का पोर्शन है, उसको पढ़ के रखना, ब्रश अप करके रखना, ठीक है। चाहे पुराने स्टूडेंट हो चाहे नए स्टूडेंट हो, उसके बिना गुजारा नहीं होगा, वो बीच बीच में रेफरेंसेस आएंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बेटे। डाउट था एनसीईआरटी से। एंड में बच्चे पूछना। एनसीईआरटी बहुत सारी आज मैंने बोली है, वो प्रॉपर्ली उसमें कवर हो जाएगा। कौन है ध्रुव? यस मैम। हाँ एंड में बच्चे। हाँ जी ध्यान से सुनो, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे करके 4 कोने होते हैं और 4 कोनों में ऐसे सर्कुलर आउटलाइन वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन सर्कुलर आउटलाइन वाली स्ट्रक्चर को माइक्रोस्परेंजियम कहेंगे। ये फर्टाइल एरियाज हैं। माइक्रोस्परेंजियम के अंदर एक मास देखने को मिलता है जो कि डिप्लॉयड है। हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज दिस मास? इसके सेल कॉम्पैक्ट हैं, एक जैसे हैं और सारे के सारे फर्टाइल हैं। हम इनको पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट कहेंगे। सो क्या सीखा हमने कि एंथर के कटने के बाद चारों कोनों पे आपको गोल स्ट्रक्चर नजर आती हैं जो फर्टाइल एरियाज हैं, जो इवेंट्स हैं यहाँ पे होती हैं, और इस फर्टाइल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्परेंजियम कहते हैं। प्लूरल इसका होता है माइक्रोस्परेंजिया एंड द मास दैट यू कैन सी हियर इज कॉल्ड एज स्पोरोजीनस मास। ये मास आपको सबसे पहले तो बड़ा ही कॉम्पैक्ट नजर आएगा, ठीक है ना। ये मास जो है ये कॉम्पैक्ट होता है, साथ ही साथ इसके सारे सेल एक जैसे होते हैं, ठीक है। होमोजीनस का मतलब होता है एक जैसे, और सारे फर्टाइल है, सब में इतनी ताकत है कि वो मदर सेल के तौर पे बिहेव कर सके, मियोसिस कर सकें और पॉलन को बना सकें। सो ये सारे सेल फर्टाइल हैं, ये मियोसिस करके पॉलन को बना सकते हैं। हम इनको पॉलन मदर सेल, स्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट के नाम से जानते हैं। सो पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट एक ही चीज के 3 नाम हैं। मान लो इसमें से किसी भी सेल ने मियोसिस करी, और जब वो मियोसिस करेगा तो 4 हैप्लॉइड सेल्स को बनाएगा। चारों हैप्लॉइड सेल आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक लेयर है जो इनको जोड़ के रखती है, वो मदर सेल के पास भी थी और अब उस लेयर ने चारों को जोड़ के रखा है। ये कार्बोहाइड्रेट की लेयर है। हैप्लॉइड मेगास्पोर के इस क्लस्टर को हम टेट्राड बोलते हैं। और फिर ये जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है ये लेयर डिसॉल्व हो जाती है। एक एंजाइम जो टेपिटम बनाएगा वो इस एंजाइम इस लेयर को डिसॉल्व कर देगा। माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। स्पोर बन गए, सो स्पोरोजेनेसिस हो गया, ठीक है। सो मैं सम अप कर रही हूँ, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना। जो यहाँ पे कॉम्पैक्ट मास था जिसके सारे सेल एक जैसे और फर्टाइल थे, सब में इतनी ताकत थी कि मियोसिस करके पॉलन बना सके। उनमें से सपोज कर लो किसी सेल ने मियोसिस करी और माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनाया। ये मियोसिस का पॉइंट होता है कि जब भी कोई डिप्लॉयड सेल मियोसिस करता है तो 4 हैप्लॉइड प्रोडक्ट बनती हैं। ये चारों सेल एक कार्बोहाइड्रेट लेयर से जुड़े रहेंगे। ये लेयर मदर सेल के पास भी थी, मतलब ये शुरू से ही होती है, जो इन चारों माइक्रोस्पोर को जोड़ के रखेगी। इस क्लस्टर को टेट्राड कहेंगे। थोड़ी देर के बाद ये टेट्राड जैसे जैसे मैच्योरिटी होएगी ये टेट्राड धीरे धीरे सेपरेट हो जाएगा। इस लेयर को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। कैलोज को डिसॉल्व करने के लिए कैलेज चाहिए, वो इस लेयर को डिसॉल्व कर देगा। माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। क्योंकि स्पोर बन गए सो ये स्पोरोजेनेसिस हो गया। इसका मतलब इस जगह पे स्पोरोजेनेसिस होता है।
अगर ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें पहला इवेंट होता है, तो इस जगह का प्रोटेक्शन भी करना बनता है और इस जगह को नरिश करना भी बनता है। और इस पर्पस के लिए यहाँ पे लेयर्स होती हैं जो इस टिश्यू का प्रोटेक्शन भी करती हैं और इस टिश्यू को नरिश भी करती हैं। बाहर की 3 लेयर प्रोटेक्शन करेंगी, चौथी लेयर नरिश करेगी। जो लेयर नरिश करती है वो माइक्रोस्कोप के नीचे बड़ी आसानी से पहचानी जा सकती है। नाम है इसका टैपिटम। और कैसे पहचानोगे? इसके सेल भी बड़े बड़े, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा बड़ा। और न्यूक्लियस बड़ा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे क्रोमोसोम हैं। अक्सर साइटोकाइनेसिस के फेल हो जाने की वजह से न्यूक्लियस का नंबर 1 से ज्यादा मिलेगा सेल के अंदर। और फिर बच्चे इसका साइटोप्लाज्म भी डेंस है। आपको ये लेयर पहचानने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, हार्मोन बना के, ग्रोथ हार्मोन, ये सब अंदर भेजती रहती है। सो ये बहुत ही न्यूट्रिटिव लेयर है और जो भी ये भेजेगी वो पॉलन ग्रेन यहाँ पे जो डेवलप होंगे उनके काम आएगा। सो टैपिटम यहाँ पे सिक्रीशन और न्यूट्रिशन को भेजती है, पॉलन ग्रेन की हेल्प करती है। बिना स्क्रीन देखे याद करो, टैपिटम को पहचानेंगे कैसे? टैपिटम के सेल भी बड़े हैं, न्यूक्लियस भी बड़ा है। न्यूक्लियस हमेशा वही बड़ा होता है जो पॉलीप्लॉइड होता है, जिसमें नॉर्मल से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। साइटोप्लाज्म भी बड़ा डेंस है और न्यूक्लियस अक्सर 1 से ज्यादा हैं, बड़े भी हैं और नंबर में भी ज्यादा हैं। नंबर में क्यों ज्यादा है? क्योंकि साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है। सो यूजुअली आपको यहाँ बाई न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलेगा। बाहर की तीनों लेयर प्रोटेक्शन का काम करी हैं। एपिडर्मिस बिल्कुल वैसा जैसा आज तक आपने पढ़ा, जबकि एंडोथीशियम बहुत ही डिफरेंट है। इसकी 6 वॉल में से 4 वॉल इसकी मोटी होती हैं, जिसपे अल्फा सेलुलोज के फाइबर जमे हैं, जबकि 2 वॉल इसकी पतली हैं। सो ये लेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये डेहिसेंस में भी हेल्प करती है। आज आपको बताऊंगी कैसे। तो मैं सम अप करूं, एपिडर्मस तो बिल्कुल वैसी ही है, आउटर सिंगल थिन प्रोटेक्टिव। एपिडर्मस तो बच्चे बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप लोग जानते हो। जो एंडोथीशियम होता है, जो एंडोथीशियम होता है, इसकी 6 वॉल हैं, 4 मोटी 2 पतली। 4 मोटी इन फाइबर की वजह से मोटी है और इसलिए खूब सारी प्रोटेक्शन ये देती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये लेयर एंथर को फटने में भी हेल्प करेगी जब वो मैच्योर हो जाएगा, और ये मैं आज आपको सिखाऊंगी कैसे। फिलहाल याद करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। मिडल लेयर अफिमरल होती हैं, थोड़ी देर के लिए सरवाइव करती हैं, 3 से 4 हैं। और कई साइंटिस्ट को लगता है कि इनका भी न्यूट्रिशन में रोल है, पर बेटे वो कंफर्म्ड नहीं है। न्यूट्रिशन में जिसका मेन रोल है वो टैपिटम है। सो मैं सम अप कर रही हूँ, एपिडर्मस नॉर्मल जैसी, आउटर सिंगल थिन प्रोटेक्टिव, एंडोथीशियम फाइब्रस लेयर है, 4 वॉल मोटी 2 पतली। फाइबर किसके जमे हैं? अल्फा सेलुलोज के। ये लेयर प्रोटेक्शन के साथ साथ डेहिसेंस में भी हेल्प करती है। वाटर वाले प्लांट्स में अक्सर ये एब्सेंट होती है। मिडल लेयर 3 to 4 हैं, एफिमरल हैं, थोड़ी देर के लिए सरवाइव करती हैं, फिर टूट फूट जाती हैं। कई साइंटिस्ट को शक पड़ता है कि ये भी न्यूट्रिशन देती हैं, पर वो पक्का नहीं है। मेन न्यूट्रिशन देने वाली टैपिटम है। उसके सेल भी बड़े, न्यूक्लियस भी बड़े, न्यूक्लियस का नंबर भी ज्यादा और साइटोप्लाज्म भी बहुत डेंस होता है। अब कहते हैं ये टैपिटम जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये मल्टीपल रोल प्ले करती है। मतलब अगर आप कहोगे न्यूट्रिशन ही देती है तो ये गलत है। टैपिटम के मल्टीपल रोल हैं और आज मैं आपको इसके मल्टीपल रोल बताऊं, इससे पहले आपको एक और मजेदार चीज बताती हूँ, ध्यान से सुनना। ये माइक्रोस्पोर का टेट्राड है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, है ना। और इस टेट्राड को देखने के बाद आपके दिमाग में पिक्चर बनती है कि टेट्राड शायद ऐसे ही अरेंज होते हैं। बिल्कुल गलत है बच्चे, टेट्राड अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ध्यान से सारे जने देखना कि टेट्राड का कौन कौन सा टाइप है जो पॉसिबल है, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने जो टेट्राड अभी तक बनाया था, मैंने ऐसे बनाया हुआ है, जो आपने भी कॉपी के ऊपर बनाया है। वेट, हमने जो टेट्राड बनाया है वो ऐसे है।
दो स्पोर ऊपर दिखाई दे रहे हैं और दो स्पोर नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला टेट्राड जो हम कल से बना रहे हैं। अब मैं आपको एक और टेट्राड बताती हूँ। इस टेट्राड में सामने की तरफ से 3 माइक्रोस्पोर नजर आते हैं, सामने की तरफ से 3 माइक्रोस्पोर नजर आते हैं और चौथा माइक्रोस्पोर पीछे की तरफ होता है। केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ते हो टेट्राहेड्रल। तो यहाँ तो चारों माइक्रोस्पोर सामने नजर आएंगे, यहाँ 3 सामने नजर आएंगे और चौथा पीछे की तरफ होगा। ये वाली अरेंजमेंट को बोला जाता है आइसो बाइलेटरल और ये वाली अरेंजमेंट को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। दोनों अरेंजमेंट को ध्यान से देख लो क्योंकि दिस इज मोर कॉमन इन केस ऑफ मोनोकॉट्स एंड दिस इज मोर कॉमन इन केस ऑफ डाइकॉट्स। ये टेट्राड की बड़ी कॉमन दो अरेंजमेंट है मोनोकॉट और डाइकॉट में। समझ गए यहाँ तक? चलो आगे बढ़े। हाँ जी, ये देखना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखना सारे जने। ये 4 फिंगर आपको सामने से दिखाई दे रही है ना मेरी, ये चारों फिंगर की टिप्स दिखाई दे रही हैं। ये मैं ऐसे जोड़ दूं तो ये फर्स्ट है, आइसो बाइलेटरल है, चारों दिखाई दे रही हैं फिंगर। ऐसे ही हमें चारों स्पोर दिखाई देते हैं। लेकिन मान लो जो नीचे वाला पेयर है वो 90 डिग्री पे घूम जाए तो आपको सामने से कितनी फिंगर्स दिखाई देंगी? 3। ये पिछली नहीं ना दिख रही, अब ये वाली फिंगर जो है, एक मिनट, ये वाली फिंगर नहीं दिखेगी ना आपको। तो अगर तो ये ऐसे है तो चारों फिंगर की टिप्स दिख रही हैं आइसोबाइलेटरल। अगर नीचे वाला पेयर घूम जाए तो 3 ही दिखाई देंगी। बस ऐसा ही कुछ होता है और ये वाली अरेंजमेंट भी पॉसिबल है और हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं डेकोसेट। लेट मी ड्रॉ। ये देखो, ये देखो, नीचे से एक ही माइक्रोस्पोर दिखाई देगा। जब आपको ये अरेंजमेंट दिखाई दे तो इसको डेकोसेट कहते हैं और किसी किसी पौधों में ये भी देखने को मिलेगी। सम टाइम हमारे पास एक बहुत ही इजी सी अरेंजमेंट होती है जिसमें चारों माइक्रोस्पोर लाइन में लगे होते हैं। जब चारों माइक्रोस्पोर लाइन में लगे होंगे तो इस अरेंजमेंट को हम लीनियर बोलेंगे एंड सम टाइम इट इज इन द फॉर्म ऑफ टी। और जब ये टी की फॉर्म में होगा तो कभी कभी टी उल्टी भी हो सकती है। हम इस अरेंजमेंट को भी देख सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। सो ये हमारे पास पॉसिबल है। ये डेकोसेट है, ये लीनियर है। इसको क्या बोलोगे, सीधी टी या उल्टी टी, है ना? तो इसको जनरली बोल दिया जाता है टी शेप। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ टेट्राड्स आर पॉसिबल? आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल, डेकोसेट, लीनियर और टी शेप। किसी पौधे में आइसोबाइलेटरल होगा, किसी में डेकोसेट होगा, लेकिन एक पौधा ऐसा है जिसमें पांचों टाइप के टेट्राड्स होते हैं और उस पौधे का नाम है अरिस्टोलोकिया एलिगेंस। इस पौधे में पांचों टाइप के टेट्राड्स होंगे। सो ऑल द 5 टाइप ऑफ टेट्राड्स आर सीन। All the 5 type of tetrads are seen. नोट करो इसको। हाँ जी बेटे, बना लिया आप लोगों ने?
अलीशा, दिया, ध्रुव। ओके चलो इस पे वापस आएंगे क्योंकि ये तो बहुत इजियर पोर्शन था, लाइक अरेंजमेंट के टाइप से हम लोगों ने देखनी थी। और अब हम वापस आते हैं टेपिटम के ऊपर। टेपिटम नरिशमेंट का काम तो करता ही करता है, ये हार्मोन वगैरह सिक्रीट करता है। ये प्लांट का सबसे कॉमन हार्मोन है ग्रोथ वाला, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और जो इस लेयर को तोड़ के इनको सेपरेट कराएगा वो एंजाइम भी टेपिटम ही बनाता है। बच्चे 80% पॉलिनेशन कीड़े करते हैं। कीड़ा जूस वूस पीने आता है और पॉलन अपने प्लांट अपने पॉलन उसकी बॉडी से चिपका देता है। सो इस केस में पॉलन स्टिकी होना चाहिए। दिस येलो आउटर स्टिकी लेयर pollen kit is again secreted by tapetum। ये एक येलो लेयर होती है, ये स्टिकी लेयर और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स की बनी होती है। और इस लेयर को बनाना भी किसकी जिम्मेदारी है? टेपिटम की। कभी ऐसा नहीं होता कि मेज का पॉलन वीट के ऊपर गिर के जर्मिनेट कर जाए, मेज का पॉलन वीट पे गिर के जर्मिनेट कर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वीट का पॉलन ही वीट के ऊपर जर्मिनेट करेगा, ना कि मेज का। गलत पॉलन कभी जर्मिनेट नहीं करता, वीट के ऊपर वीट का, मेज के ऊपर मेज का। ऐसे कैसे होता है? क्योंकि बच्चे जब पॉलन लैंड करता है ना, तो पॉलन और स्टिग्मा के बीच में बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। दोनों के ऊपर प्रोटीन्स हैं जिनको हम कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स कहते हैं। और इन प्रोटीन के जरिए चेक किया जाता है कि पॉलन राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप का है। अगर ये प्रोटीन मैच कर गई तो ये राइट टाइप का पॉलन होगा, अगर ये मैच ना करी तो रॉन्ग टाइप का होगा। राइट वाले को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, रॉन्ग वाले को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से पता चल जाता है कि राइट पॉलन है कि रॉन्ग पॉलन है। सो ये प्रोटीन स्टिग्मा पे भी होती हैं, पॉलन पे भी होती हैं। पॉलन पे इन प्रोटीन्स को टेपिटम ही बनाता है। सो ये प्रोटीन बनाना पॉलन के ऊपर अगेन टेपिटम की जिम्मेदारी है। ये जितने भी पॉइंट्स बोले, अब मैं इनको फाइनली एक बार बोल दूं क्योंकि मैं आपको मेन पॉइंट आज डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुन लो, स्क्रीन मत देखना। टेपिटम क्या करता है? सिक्रीशन, न्यूट्रिशन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड नाम का हार्मोन। और हमने देखा कैलेज एंजाइम भी इसी ने सिक्रीट करना है, जो कि माइक्रोस्पोर को अलग अलग करके पॉलन ग्रेन बना देगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर जो कीड़े आते हैं पॉलन उठाने, वो पॉलन इतने चिपचिपे क्यों होते हैं, कीड़ों से चिपक क्यों जाते हैं? बिकॉज उनके बाहर पॉलन किट है जो टेपिटम ने ही बनाई है। और कभी भी रॉन्ग टाइप का पॉलन स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करता, हमेशा राइट टाइप का करेगा। वीट के ऊपर वीट का ही पॉलन जर्मिनेट करेगा, मेज का नहीं करेगा। क्योंकि जब पॉलन लैंड करे तो स्टिग्मा और पॉलन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। इस पर्पस के लिए दोनों के ऊपर प्रोटीन्स हैं। कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी, प्रोटीन मैच करेंगी तो वो राइट टाइप का पॉलन होगा, नहीं करेंगी तो वो रॉन्ग टाइप का पॉलन होगा। राइट वाले को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, रॉन्ग वाले को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये प्रोटीन स्टिग्मा पे भी होती हैं, पॉलन पे भी होती हैं, और पॉलन के ऊपर इनको बनाना टेपिटम की जिम्मेदारी है। स्टिग्मा के ऊपर ये प्रोटीन फीमेल पार्ट बनाता है। लेकिन जिसके ऊपर मैं आज आपको मेन बताना चाहती हूँ, या आपको बिल्कुल कान खोल के अच्छे से जिसके बारे में आज सुनना पड़ेगा, वो पोर्शन आ गया है। ठीक है, ध्यान से देखना। पेन अपना ड्रॉप कर दो सारे जने, पेन अपना ड्रॉप कर दो और ध्यान से, कॉपी पेन बिल्कुल बंद और दिमाग खुला हुआ। देखो, टेपिटम की एक टाइप होती है, हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं और ये लास्ट फंक्शन है। टेपिटम की एक टाइप होती है ग्लैंडुलर, वो एक थैले बनाती है, यूबिश बॉडी, और इसमें बनता है एक मटेरियल जो पॉलन की डेवलपमेंट के टाइम पे पॉलन की बाहर वाली लेयर के ऊपर जाके जम जाता है, जिससे ना सिर्फ इस लेयर को ब्यूटीफुल डिजाइन्स मिलते हैं बल्कि मजबूती भी मिलती है। और इस वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल का नाम है स्पोरोपोलिन। तो क्या सीखा आपने? स्क्रीन देखे बिना याद हो गया आपको कि टेपिटम की एक टाइप होती है ग्लैंडुलर, वो एक थैले बनाती है, यूविश बॉडी, उसमें बनता है स्पोरोपोलिन। और ये
प्लांटी का सबसे हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है, समझ गए हो। अच्छा, ये कहाँ जाएगा, ये थैले और थैलों के बीच का सामान ये कहाँ जा रहा है, ये ना जो पॉलन डेवलप हो रहा है ना उसके सरफेस पे जाके जमा हो जाएगा, जिससे ना सिर्फ उसके सरफेस को ब्यूटीफुल डिजाइन मिलेंगे बल्कि मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत हार्ड मटेरियल होता है। सो एनसीईआरटी कहती है कि ये सरफेस पे जाके, बच्चे सरफेस को एक्साइन बोलते हैं। तो एक्साइन, let me write this very particular line, exine exhibit the fascinating array of, array होता है डिस्प्ले करना, the fascinating array of pattern and designs, exine exhibit fascinating array of pattern and डिजाइन। सो एक्साइन ब्यूटीफुल डिजाइन्स देगा। कभी कभी इस डिजाइन को देख के हम पहचान जाते हैं कि पॉलन किस पौधे का है, एंड स्टडी ऑफ द पॉलन इज नोन एज पैलियोनोलॉजी। लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं और ध्यान से इस चीज को सुनना। आप लोगों को इसके पॉलन के बाहर एक सेल वॉल नजर आएगी और पॉलन के बाहर सेल मेम्ब्रेन नजर आएगी। पहले आप देखो, आप लोगों को दिख रहा है, ये सेल वॉल होती है बच्चे, एक्साइन और इंटाइन को मिला के ना सेल वॉल कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वॉल के बाहर की तरफ जाके स्पोरोपोलिनिन जो है ये जम गया है, ठीक है जी। स्पोरोपोलिनिन की खासियत सुनो, स्पोरोपोलिनिन वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है। कोई भी एसिड, अल्कली, एंजाइम, बैक्टीरिया, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, कोई भी इस मटेरियल को तोड़ नहीं सकता, ये इतना हार्ड मटेरियल है। इसका मतलब एक्साइन तो बहुत रेजिस्टेंट हो जाएगी। चलो, ये तो हमें समझ आ गया कि बड़ा हार्ड मटेरियल है, तोड़ा ही नहीं जा सकता। पर ये बनता किससे है, ये बच्चे पॉलीमर, ऑक्सीडाइज्ड पॉलीमर है ये ऑक्सीडाइज्ड पॉलीमर है, ये किसी चीज का पॉलीमर है। और किसका भला, कैरोटीनॉइड्स का। फिर से कैरोटीन, जो आपने पॉलन किट में नहीं देखा, लिपिड और कैरोटीनॉइड होते हैं, वही यहाँ पे है। सो ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट का ही पॉलीमर है। ये फैटी लेयर होती है, कैरोटीनॉइड्स फैट से बनते हैं। सो बेसिकली ये फैटी लेयर है। और जो आप लोगों को मैंने स्टेम और रूट में क्यूटिन कराया था, क्यूटिकल में जो होता है, ये उसका रिश्तेदार है, उसकी जैसी शक्ल होती है। और जैसे मैंने कहा, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है। सारा पॉलन अंदर से मर जाएगा विद टाइम, लेकिन एक्साइन जो है ये कभी नहीं टूटेगी। सो पॉलन सदियों तक मिट्टी में दबा रहे, उसकी एक्साइन डिग्रेड नहीं होती है। सो पॉलन फॉसिल बन के रहते हैं। और क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है तो हम इनको बोलेंगे माइक्रोफॉसिल्स। सो वी कॉल देम एज माइक्रोफॉसिल, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग इसको पढ़ो, एक बार खुद से एक फाइनल रिवीजन बता देती हूँ। टैपिटम के फंक्शन, टैपिटम सिक्रीशन, न्यूट्रिशन के अलावा केलीज एंजाइम को भी सिंथेसाइज करता है। पॉलन किट का सिंथेसिस भी टैपिटम करता है। और जो दोनों तरफ प्रोटीन्स है, उसमें से पॉलन के ऊपर की जो प्रोटीन्स हैं वो भी टैपिटम बनाता है। लेकिन हमने बड़ा मजेदार केस देखा कि टैपिटम एक पाउचेस बनाएगा, युविश बॉडी, उसमें मटेरियल बनाएगा स्पोरोपोलिनिन, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट, मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल है। नाम है इसका स्पोरोपोलिनिन। ये जाके पॉलन की डेवलपमेंट के टाइम पे उसके एक्साइन पे जमा हो जाता है। एक्साइन के ऊपर अलग अलग डिजाइन में जमा होता है, जिससे एक्साइन बहुत खूबसूरत हो जाती है। एक्साइन एग्जिबिट द फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। अरे होता है डिस्प्ले करना। क्या इससे सिर्फ एक्साइन को खूबसूरती मिलेगी? नहीं, एक्साइन बहुत टफ हो जाएगी। सदियों तक पॉलन मिट्टी में दबे रहते हैं, सारा कुछ उनका अंदर से मुर जाता है, एक्साइन कभी नहीं टूटती क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन होता है। सो ये मिट्टी में फॉसिल बन के रहते हैं, माइक्रोफॉसिल। और स्टडी ऑफ पॉलन को हम क्या कहते हैं? पैलियोनोलॉजी। ऐसा क्या है इस मटेरियल में? ये बेसिकली कैसा मटेरियल है जो टूटता ही नहीं है? कोई एसिड, अल्कली, एंजाइम डाल लो, बैक्टीरिया डाल लो, हाई टेम्परेचर पे ले जाओ, लो टेम्परेचर पे, ये नहीं टूटेगा। ये मटेरियल
ऐसे ही रहेगा। और ये बेसिकली कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स का पॉलीमर होता है। ठीक है, अब कैरोटीनॉइड्स का नेचर तो फैटी है, इसका मतलब ये फैटी लेयर है और ये क्यूटिन नाम के केमिकल से मिलता जुलता है। क्यूटिन वही है जो हमने स्टेम और रूट के बाहर क्यूटिकल में पढ़ा था, तो ये उससे काफी रिजेंबल करता है। अब क्वेश्चन ये कि इसका मतलब एक्साइन तो कभी नहीं टूटेगा, ध्यान से सुनना, एक्साइन तो कभी नहीं टूटेगा, ना कोई एक्साइन को तोड़ पाएगा। मान लो मुझे मेरा मेरा मकसद है कि मैं इसको अंदर से भी चाहती हूँ कि ठीक ठाक रहे। अगर आप पॉलन को प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, है ना, ये तो चलो टूटना ही नहीं है, मैं चाहती हूँ अंदर से भी खराबी ना आए, है ना, सारा कुछ इंटैक्ट रहे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मैं चाहती हूँ कुछ भी ना टूटे, प्रिजर्व करके। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ह्यूमन बीइंग के अंदर जो वो होते हैं ना, स्पर्म होते हैं और एग है, उनको फ्रीज करके रख लिया जाता है। ऐसे ही पॉलन को भी आप फ्रीज करके रख सकते हो, तो उसके अंदर से भी कुछ नहीं टूटेगा। आप पॉलन की भी प्रिजर्वेशन कर सकते हो। ये प्रिजर्वेशन बहुत लो टेम्परेचर पे की जाती है, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। -196 डिग्री पे इसका क्रायो प्रिजर्वेशन होता है और इतना लो टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से अचीव किया जाता है। तो आप लोगों ने सुना ध्यान से, बात बस इतनी है कि पॉलन बाहर से तो कभी टूटना नहीं, हम चाहते हैं अंदर से भी ना टूटे, हम इसको फ्रीज करके रखना चाहते हैं ताकि कल को जब हम कोई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करें, पौधों की नई नई वैरायटीज बनाना चाहें, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कहते हैं उनको, तो हम इस पॉलन को यूज कर सके। तो हम इस पॉलन को फ्रीज करके पॉलन बैंक में रखना चाहते हैं, ये अंदर से भी खराब ना हो। तो बड़ा इजी मेथड है, आप इसकी क्रायो प्रिजर्वेशन कर लो, बहुत लो टेम्परेचर पे इसको प्रिजर्व कर दो। इतना लो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री, और इतना कैसे अचीव हो जाता है? विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। सो पॉलन को पॉलन बैंक में प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलो वापस आएंगे इसके ऊपर, लेकिन आपको एक चीज सिखाती हूँ। ये स्पोरोजीनस टिश्यू था, है ना, इसने क्या बनाना है बेटे? पॉलन बनाने हैं। बन गए पॉलन, ये देखो पॉलन बन गए। स्पोरोजीनस टिश्यू था, क्या बनाया इसने? पॉलन बन गए। इसको बोलते हैं पॉलन सैक। पेन ड्रॉप करके रखना अपना। जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, सबसे पहले मैं आपको उतना ही शो करती हूँ। वेट, ये ठीक है, ये देखो सारे जने, ये हम पढ़ चुके माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन। इवन हमने तो पॉलन की शक्ल भी पढ़ ली है कि पॉलन कैसा होता है। ठीक है जी, चलो पहले ये माइक्रोस्पोरेंजिया था, फिर जब इसमें पॉलन बनेंगे तो आप इसको पॉलन सैक कहोगे। फजूल की किताबें नहीं पढ़नी, वहां पे दोनों को सेम लिखा है, जबकि एनसीईआरटी बुकलेट में बड़ी क्लियरली ये चीज लिखी है कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पॉलन सैक। सो पहले माइक्रोस्पोरेंजिया बोलना है, फिर जब इसमें पॉलन बन जाएंगे तो पॉलन सैक बोलना है। ध्यान देना सारे जने। पेन चलाना मत अपना, डायग्राम गलत बनाओगे आप। मैं अभी समझा रही हूँ डायग्राम की हेल्प से। देखो पहले इसमें स्पोरोजीनस टिश्यू था, तो क्या बोला था? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये थोड़ा मैच्योर हो गया और आपको पता है कि इसके अंदर क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन। तब हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलन सैक। तो पहले माइक्रोस्पोरेंजिया था, अब पॉलन सैक बन गया। लेकिन बच्चे अब एंथर के फटने का टाइम आ गया है। अब मैं आपको सबसे मैच्योर हुआ एंथर दिखा रही हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन? सी, हर लोब में जो दो पॉलन सैक होते हैं ना, वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। हर लोब में जो दो पॉलन सैक हैं वो मर्ज हो जाते हैं। देखो, है ना, इधर भी पॉलन सैक था, इधर भी पॉलन सैक था, लोब के अंदर दो पॉलन सैक थे, ये मर्ज हो गए हैं और एक बड़ी सी कैविटी बन जाएगी और हम इस बड़ी सी कैविटी को पॉलन कैविटी बोलेंगे। एंड दिस कैविटी इज नाउ फिल्ड विद पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो पहले तो इस चीज को समझो कि दो पॉलन सैक्स जो हैं, जो बने थे,
एक लोब के अंदर, लेट मी राइट, 2 pollen sacs of each lobe merge to form pollen cavity। ये सबको समझ आ गया? सम अप कर रही हूँ, अब दोबारा नहीं बोलूंगी। पहले ये माइक्रोस्पोरेंजिया था, फिर ये pollen sac बना, फिर pollen sac जुड़ गए आपस में, pollen cavity बनी। एक बार आपको पॉलन कैविटी दिखनी शुरू हो जाए ना, इसका मतलब एंथर जस्ट फटने ही वाला है। ये बहुत ही मेच्योर एंथर है। और याद रखना, जैसे जैसे कोई स्ट्रक्चर मेच्योर होती है ना, सूखने लगती है, ड्राई होने लगती है, डिहाइड्रेट होने लगती है। इवन हमारे साथ भी तो ऐसा होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है। ऐसे ही एंथर जैसे जैसे मेच्योर होगा, ये ड्राई हो रहा है और अब बच्चे ये फटेगा। सो आई टेल यू कि ये कैसे फटेगा, मैं बताती हूँ फटेगा कैसे। ध्यान देना सारे जने। देयर आर ओनली 2 लेयर्स। अब आप अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि लेयर्स तो हमने 4 पढ़ी थी, इसमें 2 कैसे रह गई? 2 कहाँ गई? एपिडर्मस एंड एंडोथीशियम आर प्रेजेंट। 2 लेयर बची हैं, 2 टूट फूट। मिडल लेयर तो पता नहीं कब की टूट जाती है, पता है ना आपको। और टैपिटम भी टूट गया बच्चे, उसकी ड्यूटी खत्म, वो भी टूट गया। सो बड़ी सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखो कि 2 ही लेयर बचेंगी, 4 नहीं होंगी। मिडल लेयर तो कब की टूट जाती हैं, वो तो बेचारी वैसे ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं। और टैपिटम अपनी ड्यूटी करके, पॉलन को बना के, नरिश करके, वो भी टूट चुका है। इसका मतलब मेच्योरिटी में सिर्फ 2 ही लेयर प्रेजेंट हैं। और इसका लास्ट पॉइंट, एंथर के फटने का समय आ गया है। तो जो एंडोथीशियम के सेल होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मेच्योर एंथर ड्राई होने लग जाता है, डिहाइड्रेट होने लग जाता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंडोथीशियम के सेल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बच्चे बराबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी वॉल ही बराबर नहीं है। 4 मोटी 2 पतली। मोटी वॉल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, पतली वॉल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब इन सेलों में अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन होगा और अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पूरी बॉडी अंडर स्ट्रेस आ जाएगी और फिर फट जाएगी फ्रॉम द वीकर एरिया। एंड यू नो वीकर एरिया कौन से होते हैं? लॉन्गी ग्रूव। यहाँ कोई भी सेल मोटा नहीं है। So before you note it down, you draw this diagram। आपको मैं एक लास्ट बारी समझा रही हूँ और दोबारा बता रही हूँ कि लैंग्वेज बड़ी टिपिकल है एनसीईआरटी की, उसको समझने के लिए आपको मुझे अच्छे से सुनना पड़ेगा। पहले ये माइक्रोस्पोरेंजिया था यंग में, फिर ये पॉलन ग्रेन्स बनने की वजह से पॉलन सैक बन गया और फिर एंड में दोनों पॉलन सैक एक लोब के आपस में जुड़ के पॉलन कैविटी बनाएंगे। पॉलन ग्रेन भरे पड़े होंगे, इसका मतलब है एंथर मैच्योर है और फटने के लिए तैयार है। 2 ही लेयर्स देखने को मिलेंगी, बाकी दोनों खत्म हो चुकी हैं। एंथर सूख रहा है, सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एंडोथीशियम के सेल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बच्चे ये बराबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जिसकी वॉल ही बराबर नहीं थी, उसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे बराबर होगा? मोटी वॉल कम कॉन्ट्रैक्ट करेगी और पतली वाली वॉल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और ये चीज +1 में भी मैंने आपको सिखाई थी कि जब कोई सेल अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन करे तो वो पूरी बॉडी को स्ट्रेस में ले आता है। सो होल एंथर विल बी स्ट्रेस्ड अप और ये फट जाएगा। कहां से? फ्रॉम द वीकर एरिया। और वीकर एरिया कौन सी होती है? लॉन्गी ग्रोव। ये वीकर क्यों है? यहाँ कोई भी सेल मोटा नहीं है, इवन एंडोथीशियम के सेल भी यहाँ पे मोटे नहीं है। एंथर बस्ट करेगा, पॉलन रिलीज हो जाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर। ड्रॉ दिस।
बेटे, यशिका, दृष्टि, आगे चले। ओके चलो बेटा, ठीक है, चलो वापस आएंगे। मैं फटाफट दो की लाइन बताती हूँ। ये माइक्रोस्पंजिया था, फिर पॉलन सैक बना, फिर मर्ज करके पॉलन कैविटी। इस टाइम पे सिर्फ 2 ही लेयर्स बची हैं। इसके सेल सूखने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बराबर नहीं कर पाएंगे, सो पूरी बॉडी स्ट्रेस में आके फट जाएगी। फ्रॉम द वीकर एरिया पॉलन बाहर निकल जाएंगे। जो पॉलन होता है, ठीक है, ध्यान से सारे जने देखना आपने, जो पॉलन है, अब मैंने पॉलन बनाया ना, तो बड़े जनों को पॉलन का आधे से ज्यादा चीजें तो समझ आ जाएंगी इसकी फोटो देख के। देखो पॉलन देख के समझ आ रहा है ना आपको, ये इसकी वॉल है ना, एग्जाइन और एंटाइन, ये इसकी वॉल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये खाना भरा पड़ा है, यहाँ पे स्टार्च और अनसैचुरेटेड फैट होता है। स्टार्च और अनसैचुरेटेड फैट आपको पॉलन में देखने को मिलेगा एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। अब इतना अच्छा फैट है तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वहां पे पॉलन को सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाता है। पॉलन टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और पॉलन को खाया जाता है। रेस के हॉर्सेस और एथलीट अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उनके लिए यूज किया जाता है। तो इसमें स्टार्च और अनसैचुरेटेड फैट है। प्लस क्योंकि पोलन धूप में घूमता रहता है, सो धूप की रेडिएशन की वजह से कहीं इसके न्यूक्लियस के क्रोमोसोम डैमेज ना हो जाएं, तो फैट जो आजू बाजू है इस चीज से भी प्रोटेक्ट करके रखती है। तो मैं समअप कर रही हूँ बच्चे, सारे जने जरा ध्यान देना। ये हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है, ये देखो सारे जने डायग्राम, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। वॉल का बाहर का कवर होता है एक्साइन, अंदर का कवर होता है इंटाइन। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये फूड पड़ा हुआ है, फूड स्टार्च और अनसैचुरेटेड फैट हैं। ये अनसैचुरेटेड फैट धूप की रोशनी से इस न्यूक्लियस को बचा के रखते हैं, क्रोमोसोम को डैमेज नहीं होने देते। मोर ओवर इस खाने की वजह से पॉलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। नेचर, हेयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और सप्लीमेंट के तौर पे वेस्टर्न कंट्री में यूज किया जाता है। ये टैबलेट और सिरप की फॉर्म में अवेलेबल होता है और रेस के हॉर्सेस की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और एथलीट अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसको सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। लेकिन ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया, खाने के काम आता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पॉलन नेगेटिव पॉइंट भी रखता है, इसका नुकसान भी है। आपको पता है बहुत सारे पॉलन हमें ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस देते हैं, हे फीवर, अस्थमा, खासतौर पे जैसे आजकल हवा चलती है तो बहुत सारा पॉलन हवा में उड़ता है और जिससे अस्थमैटिक अटैक बढ़ते हैं। अपने घर के आजू बाजू ये जरूर चेक करना है कि पार्थीनियम का पौधा नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ग्रास नहीं होनी चाहिए। जब हमने बाहर से वीट को मंगाया था तो इसके दाने मिक्स होके आ गए थे और अब हर खाली प्लॉट में ये उगा हुआ है। इसके पॉलन बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। लंग्स यानी कि ब्रोंकियल अफ्लिक्शन मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह ब्रोंकियल जो है वो तो करते ही करते हैं, प्लस ये साथ में हार्ट पे भी इफेक्ट डालते हैं। सो पॉलन का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलन का एक सिंपल डिस्क्रिप्शन अगर आप लोगों से कोई पूछे तो डिस्क्रिप्शन साफ दिखाई दे रहा है। ये ऑलमोस्ट गोल होता है, डायामीटर इसका 25 से 50 म्यूएम के करीब है। इसके अलावा इसमें बहुत सिंपल चीज है, सेल भी एक है, यूनिसेल्ड, न्यूक्लियस भी एक है, यूनी न्यूक्लिएटेड, और क्रोमोसोम का सेट भी एक है यानी कि हैप्लॉइड। ये नॉन ग्रीन होता है, येलो कलर का होता है मोस्टली और डस्ट लाइक होता है। समझ गए? इसकी सेल वॉल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सेल वॉल के बारे में।
और इसकी एक सेल मेम्ब्रेन भी है। सेल वॉल के दो पार्ट्स हैं, बाहर वाली वॉल डिटेल में करवा दी मैंने आपको, एक्साइन, और अंदर वाली वॉल का नाम है इंटाइन। इंटाइन काफी पतली होती है और पेक्टोसेलुलोज की बनी है, कंटिन्यूअस होती है। सारे जने डायग्राम को ऑब्जर्व करो। ठीक है बेटे, देख लिया सबने? चलो मैं दोबारा बोलती हूँ। इसकी शक्ल ऑलमोस्ट गोल है, ग्लोबोस। डायमीटर 25 से 50 म्यूएम के करीब है। सेल भी एक है, न्यूक्लियस भी एक है, क्रोमोसोम का सेट भी एक है। नॉर्मली ये ग्रीन इन कलर नहीं होते हैं, येलो या कुछ और कलर के हो सकते हैं। नॉर्मली येलो और डस्ट लाइक होते हैं। वॉल एक्साइन और इंटाइन की बनी है, अंदर मेम्ब्रेन है, और अंदर मैं बता चुकी हूँ कि इसके साइटोप्लाज्म में खाना स्टोर होता है। अब बच्चे एक्साइन के बारे में हम जानते हैं, एक्साइन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इट हैज ब्यूटीफुल पैटर्न एंड डिजाइन, और ये बहुत टफ है, इसके ऊपर स्पोरोपोलिन जमा है। लेकिन आप देखो ना, इंटाइन भी तो वॉल का हिस्सा है। इंटाइन के करैक्टर देखो, ये पतली है, इस पे स्पोरोपोलिन नहीं बल्कि ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और बच्चे, बाहर की कवर कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन अंदर का कवर कंटिन्यूअस होता है। आप जरा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि एक्साइन कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? इस जगह पे एक्साइन एब्सेंट है। इसका मतलब बाहर की मोटी लेयर कंटिन्यूअस नहीं होती है, यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट नजर आ रहा है। मोनोकॉट का ये पॉलन ग्रेन मैंने बनाया है और मुझे यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट नजर आ रहा है। डाइकॉट में एक्साइन बड़ी जगह पे एब्सेंट होगा। ये 1 मिनट में बना लूं, फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। डायग्राम देख के आपको हेल्प मिलेगी। ये लो, ये डाइकॉट का पॉलन ग्रेन है। इस जगह पे भी एक्साइन एब्सेंट है, इस जगह पे भी एब्सेंट है, इस जगह पे भी एक्साइन एब्सेंट है, और सिमिलरली यहाँ भी एक्साइन एब्सेंट है। ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट का पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्साइन आपने देखा एक ही जगह पे एब्सेंट है, सो आप इसको कहोगे मोनोकॉल्पेट। और यहाँ पे एक्साइन 2 या 3 जगह पे एब्सेंट होती है, बोलेंगे बाइकॉल्पेट, ट्राइकॉल्पेट। सो पहले तो एक्साइन एब्सेंट है, मोनोकॉट में एक जगह पे, डाइकॉट में 2 या 3 जगह पे एब्सेंट होती है। ठीक है, लेट मी फिनिश। अच्छा आगे देखो, चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो एक्साइन एब्सेंट है वो स्लिट की फॉर्म में है, सो इसको बोलते हैं जर्मिनल फरो। मतलब जहां एक्साइन एब्सेंट है वो जगह को ध्यान से देखो, लंबी सी स्लिट है ये देखो, ये देखो लंबी सी स्लिट है, हम इसको बोलेंगे जर्मिनल फरो। और यहाँ पे देखो ये गोल फॉर्म में एब्सेंट है, इसको बोलेंगे जर्मिनल पोर। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से, आप मेरे ख्याल से समझ गए हो, आप दोबारा बता देती हूँ फिर क्वेश्चन का आंसर करो। यहाँ पे भी एक्साइन एब्सेंट होती है, मोनोकॉट में भी, डाइकॉट में भी। यहाँ एक जगह पे, यहाँ 2 या 3 जगह पे, इसको बोलते हैं मोनोकॉल्पेट, इसको बोलते हैं बाइकॉल्पेट, ट्राइकॉल्पेट। यहाँ एब्सेंट होती है स्लिट की फॉर्म में, यहाँ एब्सेंट होती है पोर की फॉर्म में। बस मुझे इतना बता दो एब्सेंट क्यों होती है, रीजन। आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या होना चाहिए, लक्षिता? एग्जाइन इतना हार्ड होता है कि पोलर ट्यूब तो बाहर निकल सके। अगर रिया?
मैम क्योंकि यहाँ से जो है पोलन ट्यूब इसमें जाके ना। हर्षदीप। मैम टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। शाबाश, सबका आंसर सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो ये पॉलन कल को जर्मिनेट भी तो करेगा ना, तो अगर मैं चारों तरफ एग्जाइन बना दूंगी तो एग्जाइन को तो मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई तोड़ ही नहीं सकता, तो पॉलन जर्मिनेट कहाँ से करेगा? तो ये जो जगह छोड़ी जाती है ना, ये पॉलन को जर्मिनेट करने की जगह है, यहां से पॉलन जर्मिनेट होगा। कल को जब ये पॉलन स्टिग्मा पे गिरेगा, जर्मिनेट होएगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, तो यहां से बनेगी। अगर ये जगह ना छोड़ी जाए तो पॉलन ट्यूब तो बाहर ही नहीं आ सकती। सो ये जगह पॉलन ट्यूब के लिए होती है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ नोट करना चाहते हो डायग्राम तो कर सकते हो, बाकी लिखा हुआ सब जगह पे दिया। एंड देन आई मूव टू द लास्ट पॉइंट टुडे। हरिया। चलो एक लास्ट पॉइंट आज आपको पहले बताती हूँ, फिर हम इसको सारी को रिवाइज करेंगे। पॉलन में कितनी देर तक ये ताकत रहती है कि वो स्टिग्मा को जाके फर्टिलाइज कर पाए, इसको हम पॉलन की वायबिलिटी कहते हैं। वीट, राइस, मेज, इन पौधों के वीट, राइस, मेज, इन पौधों के अंदर वायबिलिटी 30 मिनट की होती है। 30 मिनट में अगर पॉलन जाके स्टिग्मा पे सेटल हो गया तो उसको फर्टिलाइज करेगा, वरना नहीं। तो कई बार क्वेश्चन आता है नीट में, ऐसे आता है मंडे को पॉलन निकला है वीट का और ट्यूसडे को जाके स्टिग्मा पे गिरा, क्या उसको फर्टिलाइज कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आधे घंटे में उसकी वायबिलिटी खत्म, फिर उसकी फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब वायबिलिटी काफी कम है जो वीट वाली फैमिली है। पर ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा होता है। सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड रोजेसी, ये कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड रोजेसी, ये कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे वायबिलिटी पीरियड महीनों तक का होता है, सेवरल मंथ्स का वायबिलिटी पीरियड है। वायबिलिटी जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ हद तक बाहर की कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। जैसे हमारी हाइट मेनली हमारे जीन्स पे डिपेंड करती है, कुछ हद तक इस पे भी डिपेंड करती है कि हम खाना कैसे खा रहे हैं और एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं। सो सेम हियर, वायबिलिटी जीन्स पे डिपेंड करेगी, लेकिन बाहर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसा है ये भी कुछ हद तक वायबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार फटाफट आपको सारी स्लाइड्स दिखाती हूँ जो भी हमने आज पढ़ी है, सो आप लोग देख लो। ये टेट्राड था, लेकिन टेट्राड हमेशा ऐसा दिखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हमें टेट्राड ऐसा दिखता है आइसोबाइलेटरल, 3 आगे चौथा पीछे टेट्राहेड्रल, अगर नीचे का पेयर 90 डिग्री पे घूम जाए तो डेकोसेट, या फिर लीनियर, या फिर टी शेप का। ये मोनोकॉट में बहुत कॉमन है, ये डाइकॉट में बहुत कॉमन है, और कुछ प्लांट में हमें बाकी भी देखने को मिलेगा। एक पौधे में एक ही टाइप का टेट्राड होता है, लेकिन इस पौधे में 5 टाइप के टेट्राड्स हैं। ये बच्चे हम कल से पढ़ चुके हैं, ये प्रोटेक्शन करती हैं, ये नरिशमेंट करती है। टैपिटम का मेन काम नरिशमेंट है, लेकिन टैपिटम कैलेज एंजाइम को भी सक्रीट करता है, पॉलन किट को भी बनाता है, और जो पॉलन के ऊपर कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स होती हैं उसको भी बनाता है। एक खास तरीके का टैपिटम है ग्लैंडुलर, जो पाउचेस के अंदर वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल बनाता है, स्पोरोपोलिन। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है, और जब पॉलन डेवलप हो रहे होते हैं तो ये जाके उनकी एग्जाइन पे जम जाता है इन वेरियस डिजाइन। कभी कभी इस डिजाइन को देख के हम पता कर सकते हैं कि पॉलन कौन से पौधे का है। सो एनसीईआरटी कहती है एग्जाइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। फिर बच्चे ये जो पॉलन ग्रेन है, इसके ऊपर जो ये मटेरियल आके जमा है, जिसकी वजह से इसकी एग्जाइन को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, प्लस वो खूबसूरत भी हो जाएगी, ये मटेरियल
कैरोटीनॉइड्स का पॉलीमर होता है। सो इसका केमिकल नेचर समझो कि ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो कि फैटी है बेसिकली नेचर में, उनका पॉलीमर होता है। और ये क्यूटिन का भी रिश्तेदार है, जो स्टेम और रूट के बाहर हमने क्यूटिकल पढ़ा था उसका भी रिश्तेदार है, कुछ कुछ उससे भी मैच करता है। स्टडी ऑफ पॉलन को हम पैलियोनोलॉजी कहते हैं। और क्योंकि एक्साइन कभी नहीं टूटेगा तो ये मिट्टी में फॉसिल बन के सदियों तक रहते हैं। बाकी सब टूट फूट जाता है, एक्साइन नहीं टूटता, ये मिट्टी में सदियों तक रहेंगे, हम इनको माइक्रो फॉसिल्स कहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अंदर से भी ठीक ठाक रहें तो आप इनका क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हो। -196 डिग्री पे आप इनको फ्रीज कर दो, फिर पॉलन कभी भी खराब नहीं होगा। और जब जरूरत पड़ेगी तो आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में पॉलन को यूज कर सकते हो। जब भी आप प्लांट की नई वैरायटीज बनाना चाहो, इनको ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कहते हैं। और जहां पे पॉलन को ऐसे फ्रीज करके रखा जाता है इतने लो टेम्परेचर पे, दोज आर कॉल्ड पॉलन बैंक्स। जैसे स्पर्म और एग को फ्रीज करके रखा जा सकता है। ठीक है जी। अनदर पोर्शन, शुरू में माइक्रोस्परेंजिया था, फिर वो पॉलन सैक बना, पॉलन सैक मर्ज करके पॉलन कैविटी भरी हुई है पॉलन ग्रेन से। इसका मतलब एंथर मैच्योर हो गया है और फटने के लिए तैयार है। सिर्फ 2 ही लेयर्स होंगी और एंडोथीशियम के सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सूखेपन की वजह से। बराबर का कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाना क्योंकि 4 वॉल मोटी हैं 2 पतली, सो अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन से स्ट्रेस आ जाएगा और ये एंथर वीकर एरिया से फट जाएगा। वीकर एरिया आप जानते हो लॉन्गी ग्रूव था। अनदर पॉइंट, ये पॉलन है, पॉलन के बाहर एक्साइन, एंटाइन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होता है। आजू बाजू खाना भी पड़ा है, तभी पॉलन को सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये टैबलेट और सिरप की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। रेस हॉर्सेस और एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। रेडिएशन इसके न्यूक्लियस को डैमेज ना कर दें, क्रोमोसोम को डैमेज ना कर दें, क्योंकि ये धूप में घूमता रहता है। फैट इस चीज को प्रोटेक्ट करती हैं और इसके न्यूक्लियस को डैमेज नहीं होने देती हैं। नेगेटिव पॉइंट भी है पॉलन का कि ये ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस करता है। ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस होती हैं, ब्रोंकियल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये, ठीक है ना। ब्रोंकियल यानी लंग्स से कनेक्टेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अस्थमा, हे फीवर, ब्रोंकियल एलर्जी। खास तौर पे ये पौधा जो अब यूबिक्यूटस हो चुका है, हर जगह मिलता है। हमने जब बाहर से कनक मंगाई थी तो ये आ गया था। इसके पॉलन बहुत ही खतरनाक है। अस्थमा वगैरह के अलावा वो हार्ट के ऊपर भी असर डालते हैं। एक्साइन के बारे में आप जान गए। एंटाइन के बारे में जानो कि ये थिन है, पेक्टोसेलुलोज की बनी है और कंटिन्यूअस है, जबकि बाहर की लेयर कंटिन्यूअस नहीं है। ये हो ही नहीं सकती क्योंकि ये चारों तरफ पैदा हो गई तो पॉलन कभी जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये टूट ही नहीं पाएगी। सो एट सम प्लेसेस एक्साइन इज एब्सेंट। मोनोकॉट में सिर्फ एक जगह पे एब्सेंट होती है, डाइकॉट में 2 या 3 जगह से। इसको बोलते हैं मोनोकॉल्पेट, इसको कहते हैं बाई या ट्राइकॉल्पेट। ये जगह स्लिट जैसी है, जर्मिनल फरो। ये जगह पोर जैसी है, जर्मिनल पोर। ठीक है जी। और लास्ट में हमने देखा कि पॉलन में कितनी देर तक ये शक्ति रहेगी कि वो जाके स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर सके, वायबिलिटी। तो व्हीट, राइस, मेज में तो सिर्फ आधे घंटे की होती है। आधे घंटे में ये स्टिग्मा को ढूंढ के उसके ऊपर गिर गया, फिर तो उसको फर्टिलाइज करेगा, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा। जबकि इन फैमिलीज में वायबिलिटी महीनों तक की होती है। समझ गए हो? वायबिलिटी जीन्स पे डिपेंड करती है, कुछ हद तक बाहर की कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। और कोई डाउट आपका? बोलो शाबाश। क्लियर हो गया? कुछ रह गया हो तो? रिया, हाँ बोलो बच्चे। बोलो बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम, ऐसे ही हैंड रेस रह गया था गलती से। अच्छा ध्रुव। मैम एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था, नेम द 2 parts in a flower in which the 2 most important units of sexual reproduction develop। इसमें मैम यूनिट्स को क्या मैम? एंड्रोशियम और गाइनोशियम सेक्स ऑर्गन के बारे में पूछ रहे हैं, जहां पे सेक्सुअलिटी डेवलप होती है। एक एंड्रोशियम है, एक गाइनोशियम है, जिसको हम जनरली स्टेमन और कार्पल बोलते हैं। ओके ठीक है। चलो जी, ओके, मिलते हैं फिर। कल पढ़ के आना, अच्छे से रीड करके आना।
हाँ जी अक्षिका, जल्दी बोलो बच्चे। मैम जो आपने एमफिल के बारे में बताया था, किसके बारे में? मैम जो आपने लिखा नहीं होता 3 to 4 फिर एमफिल न्यूट्रिशन वो लिखा हुआ था आपने। एफिमरल, एफिमरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। मिडल लेयर थोड़ी देर के लिए रहती है, कोई भी स्ट्रक्चर जो शॉर्ट लिव्ड हो उसको एफिमरल बोला जाता है। थैंक यू सो मच मैम।